व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। आई जस्ट होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट योर होम. So now let's start our next lecture. Before that, we will discuss one positive thought. Today's thought is understanding is deeper than knowledge. There are many people who knows us but very few who understand us. ठीक है, देखो सिंपल सी बात है. आपको बहुत सारे जानते होंगे, बहुत सारे पीपल आपको जानते होंगे कि हाँ आपका नाम ये है, आप वहाँ से हो, ठीक है. लेकिन बहुत कम होंगे जो आपको अंडरस्टैंड करते होंगे, है ना. आपके बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड हो गए, या आपके स्कूल के फ्रेंड्स होंगे, या आपके आपके गली मोहल्ले गांव के शहर के फ्रेंड्स होंगे, ठीक है. लेकिन वो फ्रेंड जो आपको अंडरस्टैंड करे, मतलब आपके बोलने से पहले ही वो उसको आइडिया हो जाए कि हाँ आप इस कंडीशन में हो, वो बहुत कम होते हैं, ठीक है. और जो वो फ्रेंड ऐसे होते हैं आपके, जो वेल विशर ऐसे होते हैं, हमेशा उनको लाइफ में जहाँ तक हो सके साथ रखो, ठीक है. क्योंकि वो आपके वेल विशर होते हैं. अगर मान लो कभी आपसे उनके कोई अनबन हो भी जाए तो भी ट्राई करो उसको सोल्व करने का, ठीक है. अगर वो बात सोल्व हो जाती है तो ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़ो, ठीक. ओके. तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो नॉलेज से डीप होती है. नॉलेज सबको होती है, आइडिया सबको होता है, मुझे भी आप सबका आइडिया है ऑलमोस्ट, ठीक है. लेकिन अंडरस्टैंड मैं बहुत कम बच्चों कर पाता हूँ, ठीक है. क्योंकि पर्सनल बॉन्ड उसके लिए होना चाहिए, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपके फ्रेंड्स में जो है वो पॉसिबल होता है, ठीक है. तो जो फ्रेंड्स आपको अंडरस्टैंड करे उनके आप भी उनकी केयर करो, उनको हमेशा जहाँ तक हो सके साथ रखो. ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट और नेक्स्ट. तो देखो हमारे पास हम कर रहे थे चैप्टर हमारा बाइनोमियल थ्योरम. आज हम करेंगे डिस्कस लेक्चर 4 में, जो हमने लास्ट लेक्चर 3 में कंटिन्यू किया था. हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम की मिड टर्म्स थी, कोफिशिएंट थे, एब्सोल्यूट टर्म्स थी, उसी को हम आगे कैरी करेंगे. कोई कंसेप्ट नया नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है. तो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है. इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ax प्लस 1/x की पावर n इज 5/2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ n एंड a. तुम वैल्यू निकालनी है n और a की. अगर हमारे पास ax प्लस 1/x की पावर n है, इसकी हमारे पास की वन है फोर्थ टर्म. कितनी की वन है? 5/2, ठीक है. तो देखो इसको कैसे करेंगे. अब फोर्थ टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? t3+1 हो जाएगा. वही फॉर्मूला जनरल टर्म का tr+1 का, है ना. तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा. फोर्थ टर्म का मतलब है t3+1, ठीक है. वो क्या हो जाएगा? n है ना हमारे पास पावर nc3. r की वैल्यू क्या है? 3. a क्या है हमारे पास? ax की पावर क्या होती है? n-3 इंटू b क्या है? 1/x, उसकी पावर होती है r, ठीक है. तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? nc3 को ऐसे ही रहने देना, a की पावर अलग कर लेना. a की पावर क्या आएगी? n-3. और साथ में देखो x की पावर क्या होगी. यहाँ पे x की पावर क्या है? n-3. और यहाँ पे देखो बाय में एक्स क्यूब है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है. तो ये हमारे पास जो फोर्थ टर्म आ गई, इसके इक्वल है ये 5/2 के. इसका मतलब क्या हुआ कि nc3 a की पावर n-3 इंटू एक्स की पावर n-6 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है. अब देखो a हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है, लेकिन अगर यहाँ से हमारे पास ये 5/2 है ना, इसका मतलब ये कौन सी टर्म है? ये हमारे पास है एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है. और ये एब्सोल्यूट टर्म है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे x की पावर क्या है? 0. और यहाँ पे क्या है? x की पावर n-6. तो अगर ये इसके इक्वल, इसका मतलब क्या हो? हमारे पास x की पावर भी इक्वल होनी चाहिए. तो वहाँ से क्या हो जाएगा? n-6 इज इक्वल टू 0. तो वहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, ठीक है. अब n की वैल्यू 6 आ गई, तो अब ये वैल्यू जो यहाँ पुट करेंगे क्या हो जाएगा? 6c3 इंटू a की पावर क्या हो जाएगा? 6-3 हो जाएगा. x की पावर 0 इज इक्वल टू 5/2,
ठीक है। अब ये 6C3 है, इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा 6 फैक्टोरियल, यानी कि इसको हम लेके जाएंगे 3 फैक्टोरियल तक, और बाय में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में आर का फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू में एक्स क्यूब ए क्यूब इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। अब इससे कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 20 हो गया यहाँ पे, तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 1 जाएगा ऊपर, और बाय में क्या हो जाएगा 20, तो 5 4 जा 20, यानी कि 1/8 हो गया। अब 1/8 किसका क्यूब होता है, 1/2 का क्यूब होता है, तो वहां से हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, तो ए 1/2 आ गया, और एन हमारे पास कितना आ गया, 6, ठीक है। तो ये हमारे पास था आपका आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 10 + 3x की पावर 12 when x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, पहले वो समझो कि इसके एक्सपेंशन में 12 है, तो कितना पावर हमारे पास 12 है ना, तो हमारे पास टर्म आई 13, ठीक है। तो 13 टर्म्स में से जब x की वैल्यू 4 होगी, तो बताओ 13 टर्म में सबसे बड़ी टर्म कौन सी होगी, वो निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन तो ये हो गया। अब देखो इसको निकालने कैसे, सोल्व कैसे करेंगे, यानी कि हमें यहाँ पे ना r की वैल्यू निकालने की, कौन सी, जैसे n तो 12 हो गया, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, अब NCR, अब r की वैल्यू हमारे पास क्या है कि हमारे पास टर्म जो सबसे बड़ी हो जाए, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि TR और TR+1 टर्म निकालेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मेरे पास r की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, वहां से बात बनेगी तभी मेरे पास r की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो TR मैंने यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, TR वाली टर्म 12NC, यहाँ पे r है तो यहाँ क्या होता है, एक हमेशा इससे कम हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12CR-1 इंटू में क्या हो जाएगा a की पावर n-r, इसके बार माइनस आया तो r माइनस का हो जाएगा और 1 प्लस का हो जाएगा, इंटू b क्या है 3x, उसकी पावर क्या होती है, जो भी यहाँ पे r है वो पावर यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालेंगे TR+1, हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमने दोनों टर्म यहाँ पे कंटिन्यूस लेनी है। यहाँ पे आप TR+1 TR+2 कुछ भी ले लो, ठीक है, TR-1 TR ऐसे ले लो, हमें लेनी है यहाँ पे दो टर्म जो कंटिन्यूस है r की फॉर्म में। तो TR+1 क्या हो जाएगा 12C, यहाँ पे एक r कम होता है तो R+1 - 1 r बच जाएगा, इंटू a क्या है 10 की पावर क्या हो जाएगा n-r, इंटू b क्या है 3x, उसकी पावर क्या हो जाएगा r, ठीक है। अब देखो, अब इनका रेशो निकालते हैं। रेशो किसका निकाल लेंगे, जो टर्म TR+1 थी बाय में TR का रेशो, उसे देखो क्या होगा 12CR बाय में, इसको 12 10 की पावर 12 - r 3x की पावर r, बाय में क्या हो जाएगा 12CR-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर 12 - r +1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x की पावर r-1, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे सोल्व, तो 12CR है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 का फैक्टोरियल बाय में 12CR की बात कर रहा हूँ, पहले इसकी बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे नीचे की r, ठीक है, बेस में है 12 - r का फैक्टोरियल इनटू में r का फैक्टोरियल, बाय में क्या है 12CR-1, तो क्या होगा 12 का फैक्टोरियल अपॉन में 12 - r + 1 का फैक्टोरियल इनटू में r-1 का फैक्टोरियल, वही फॉर्मूला सेम NCR वाला, इनटू में देखो अब हमारे पास है 10 की पावर 12 - r है, तो इसको बाय में ले आओ ना, 10 की पावर 12 - r +1, इसको बाय में ले तो माइनस का 12 प्लस का r हो जाएगा, इनटू, और इसको ऊपर ले जाते हैं क्योंकि ऊपर बड़ी पावर ना इसलिए, तो 3x की पावर क्या हो जाएगा
आर माइनस आर प्लस 1, ये ऊपर चला गया माइनस हो गया, ठीक है। तो देखो अब इससे कैंसिल हो गया, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। 12 प्लस 1 कितना होता है 13, 13 माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या है 12 माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू में आर का फैक्टोरियल। ये देखो 12 से 12 कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये 1/10 बच गया और यहाँ पे क्या बच गया 3x की पावर 1, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से जो मेरे पास बड़ी टर्म है ना उसको करूँगा एक्सपेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है 13 माइनस आर, इससे तो नेक्स्ट टर्म आएगी क्या आएगी -1 कर देंगे इसमें से, तो क्या होगा 12 माइनस आर आ जाएगी ना। जो बड़ी टर्म है ना उसको करना है एक्सपेंड छोटी टर्म तक, इससे नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी -1 क्यों किया क्योंकि हमारे पास लगा फैक्टोरियल साथ में इसलिए। अब यहाँ पे r -1 छोटी टर्म है इसको मत छेड़ो, बाय में 12 माइनस आर ही चलता रहेगा इंटू आर फैक्टोरियल है तो r के बाद कौन सी टर्म आएगी -1 कर देंगे, ये फैक्टोरियल यहाँ पे इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इंटू में क्या होगा 3x/10। तो हमारा जो आंसर आया है अब इसके हिसाब से 13 3 33x, ठीक है। अब देखो उसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या दे रखी है 4, किसने बोला ना कि x की वैल्यू क्या है 4, तो यहाँ 4 पुट कर दो, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 12/10 का मतलब है 2 से काटने में 6/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 6/5 है तो 6 को मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 13 6 78, 6 इंटू आर 6r, बाई में क्या बचा हुआ है 10 ना, बाई में क्या बचा हुआ r, तो r इंटू 5 क्या हो जाएगा 5r, ठीक है। अब देखो r में हमारे पास इक्वेशन बन गई, हमें r की वैल्यू निकालनी थी। अब इसको हम किसके इक्वल लें बात आएगी वो, इधर हमारे पास क्या चल रहा है रेशियो चल रहा है, किसका रेशियो चल रहा है TR+1 का और बाय में TR का, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो TR+1 है इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी आई है वो इससे बड़ी आएगी, TR+1 जो है वो हमेशा TR से बड़ी या उसके इक्वल होगी, ठीक है। अब वो उससे इक्वल होने से क्या हो जाएगा, जो ये वाली वैल्यू है 78 - 6r वो भी क्या होगी 5r से बड़ी या उसके इक्वल होगी, क्योंकि अगर ये ऊपर टर्म बड़ी है नीचे छोटी है यहाँ पे, और तो जिसके इक्वल है तब भी उसमें भी वही होगा, इसके इक्वल यहाँ पे ही है ना, तो ये टर्म बड़ी है इससे या उसके इक्वल होगी। अब यहाँ से निकाल लेंगे r की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 11r < 78, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी < 7 इंटू 1/11 है ना, तो 7 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, जो पॉइंट में आया है उसको छोड़ देंगे, जो हमारे पास 7 पॉइंट है तो आंसर 7 होगा, ठीक है। 8 पॉइंट समथिंग है तो आंसर 8 हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है r की वैल्यू 7 है तो कौन सी टर्म होगी, टर्म निकालते हैं TR+1, तो टर्म कौन सी हो जाएगी 8th टर्म, ठीक है। तो 8 टर्म में क्या हो जाएगा 12c7 इंटू ए हमारे पास क्या था 10 था ना, यहाँ पे 10 + 3x था, तो a की पावर 5 इंटू बी 3x है उसकी वैल्यू हो जाएगी 7। अब जो x है उसकी वैल्यू कितनी रखी है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा 12c7 10 की पावर 5 12 की पावर 7, पावर बड़ी आई है तो इसको एक्सपेंड मत करना, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है, इफ द 21st and 22nd टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 44 आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, क्या गिवन है 21 और 22 टर्म जो भी आएंगी वो आपस में इक्वल दे रखी हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे निकालते हैं हम जनरल टर्म इसकी, TR+1 क्या होता है NCR, N क्या है 44, 44CR, ए हमारे पास है 1 की पावर क्या है 45 - r इंटू बी क्या है x की पावर क्या हो जाएगा r।
ये हमारे पास जनरल टर्म आ गई इसकी। तो अब जो T21 है उसमें R की वैल्यू क्या होगी 20+1, तो R क्या होगा 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो 44C20 इंटू मैक्स की पावर कितनी हो जाएगी 20। ऐसे जो T22 है वो क्या हो जाएगा, R की वैल्यू 21+1, तो 44C21 इंटू मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की पावर क्या हो जाएगी 21। अब ये टर्म हमें आपस में इक्वल दे रखी है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि T21 इज इक्वल टू T22। तो जो यहाँ पे 44C20 आया है इंटू एक्स की पावर 20 इज इक्वल टू 44C21 इंटू एक्स की पावर 21। अब इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे पावर बच गई 1। अब ये हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी 44C20, इसका मतलब क्या हो जाएगा 44 का फैक्टोरियल बाय में 44 माइनस 20, 24 का फैक्टोरियल इंटू में 20 का फैक्टोरियल। और जो ये है हमारे पास 44C20 बाय में चला जाएगा, इसके 44 का फैक्टोरियल बाय में 44 माइनस 21 23 हो जाएगा, इंटू में 21 का फैक्टोरियल। अब इससे कैंसिल हो गया, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 23 का फैक्टोरियल इंटू 21 का फैक्टोरियल और बाय में 24 का फैक्टोरियल 20 का फैक्टोरियल। कर लोगे इसको सोल्व, इसको कर देना एक्सपेंड 23 फैक्टोरियल तक, उससे कैंसिल हो जाएगा। इसको कर देना एक्सपेंड 20 फैक्टोरियल 21 इंटू 20 फैक्टोरियल, उससे कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ऊपर 20 बच जाएगा, नीचे 24 बच जाएगा ना, ऊपर 21 नीचे 24। आई थिंक 3 से कट रहा है तो 3 7 जा 3 8 जा, तो 7/8 जो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसके बाद देखो हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर 43 द कोफिशिएंट्स ऑफ 2r + 1th टर्म एंड r + 2th टर्म आर इक्वल, देन फाइंड r। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से टर्म निकालेंगे 2r + 1 और यहाँ से निकालेंगे r + 2। उनके जो कोफिशिएंट हो गए ना वो आपस में इक्वल देंगे, वहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी बस। ठीक है, तो देखो जो T2r + 1 है वो क्या हो जाएगी टर्म NCr। यहाँ पे देखो r क्या होगा, यहाँ पे जो है इसमें से कम करते हैं हम ना, 1 लेस करते हैं, तो 2r + 1 - 1, तो 2r बच जाएगा इंटू a 1 की पावर है 43 माइनस 2r, तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। इंटू में x की पावर कितनी हो जाएगी 2r। अब जो tr + 2th टर्म होगी वो कौन सी हो जाएगी, यहाँ से एक कम हो जाएगा तो r + 2 - 1, r + 1 हो जाएगा 43C r + 1। ठीक है, इंटू में क्या हो जाएगा x की वैल्यू x की पावर r + 1। अब जो ये कोफिशिएंट है ना, कि 1 की पावर कुछ भी ले लो, एक ही बात है ना, 1 की पावर तो 1 ही रहेगा अगर पॉजिटिव पावर है तो, क्योंकि 1 भी पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे पावर आएगी 1 की 43 माइनस r + 1 -1 ना। तो अब देखो कोफिशिएंट यहाँ पे, तो इसका कोफिशिएंट ये इस टर्म का और इसका ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ 43C2r इज इक्वल टू 43C r + 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लगे आपका फॉर्मूला, चैप्टर आपका है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जिसने कर लिया वो ठीक है, जिसने नहीं किया है उसके लिए फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पे। देखो अगर NCP इज इक्वल टू NCQ हो, दोनों n ऊपर इक्वल है, P और Q आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन हमारे पास एक टर्म इक्वल दे रखी है आपस में, NCP इज इक्वल टू NCQ, तो या तो PQ के इक्वल होता है या फिर P + Q जो है वो N के इक्वल होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बात यहाँ पे फॉलो होगी। ठीक, तो अगर हमारे पास 43 है इक्वल है दोनों, तो देखो और आपस में टर्म इक्वल दे रखी हैं, तो या तो 2r इज इक्वल टू r + 1। ठीक है, क्या होगा, या तो 2r इज इक्वल टू r + 1, या फिर क्या होगा P + Q इज इक्वल टू n। ये P है ये Q है, P + Q इज इक्वल टू n कितना है 43। यहाँ से करेंगे सोल्व r को, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 3r 42, तो 14 जा होता है ना, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। तो आपका आंसर क्या होगा
r इज इक्वल टू 1 और r इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शो डेट कोफिशिएंट ऑफ द मिड टर्म ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n इज इक्वल टू द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द टू मिड टर्म्स ऑफ दिस। यानी कि जो कोफिशिएंट इस एक्सपेंशन की मिड टर्म का आएगा ना, वो किसके इक्वल होगा, जो इस एक्सपेंशन दो मिड टर्म आएगी उनके सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पे बात करें मिड टर्म में, पहले बात करते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 2n की। अब इसमें पावर कितनी है, 2n है, तो पावर हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हमें उसके लिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएगी, जैसे पावर 2 हो तो टर्म्स 3 होती है, पावर 7 हो तो टर्म्स 8 होती है, हमेशा n+1। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगी, 2n+1 हो जाएगी, और 2n+1 क्या होगा, हमेशा ओड होगा। ठीक है, क्योंकि 2 into n इवन होता है, +1 क्या तो ओड आ जाएगा। तो जो यहाँ पे हमारे पास मिड टर्म आएगी वो कौन सी आएगी, n+1। ठीक है, क्योंकि 2n+1 +1/2 आएगी ना, तो +1 +1 +2 हो गया, बाय में 2 कॉमन ले लिया, तो n+1 बाय में 2, तो क्या बच जाएगा, n+1। तो अब n+1 क्या आएगी यहाँ पे, इसकी n यानी कि 2n, c r यहाँ पे कम होता है, तो n+1 - 1 n बच जाएगा। इनटू में क्या होगा, 1 की पावर 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनटू में x की पावर क्या हो जाएगी, n। तो कोफिशिएंट हमारे पास आ गया ये 2n/n। ठीक है, अब बात करेंगे एक्सपेंशन नंबर 2 की, 1 प्लस एक्स की पावर 2n - 1। तो इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वही सेम है, इसमें +1 कर देंगे, तो 2n - 1 + 1 किया तो 2n आ गया, और 2n क्या होगा, हमेशा इवन नंबर होगा जब हमारे पास n कोई भी होल नंबर या नेचुरल नंबर होगा तो। ठीक है, तो 2n हमारे पास इवन आ गया, तो यहाँ पे जो टर्म आएगी कौन सी होती है इवन के केस में, n+1/2th टर्म और n+1/2 + 1th टर्म। ये हम सारा पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके इससे पहले वाले में। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कौन सी मिडिल टर्म आएगी, tn आएगी और tn+1 आएगी, दो मिडिल टर्म आएगी। ठीक है, तो जो कोफिशिएंट निकालने हमें पहले tn की बात करते हैं, तो tn जो यहाँ पे निकलेगी क्या हो जाएगी, n c r। r हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कम हो जाता है। ठीक है, इनटू x की पावर क्या हो जाएगी, n-1। वैसे हमें सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए, हमें तो बोला सिर्फ कोफिशिएंट का सम होना चाहिए, x की पावर 1 की पावर कुछ भी आए। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट ही आ गया। अब निकालते हैं tn+1, तो tn+1 में हमारे पास क्या हो जाएगा, n c r में यहाँ पे कम होता है, तो n+1 - 1 n हो जाएगा, इनटू में x की पावर n+1। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ये हो गया। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास, अब यहाँ फिर से एक फॉर्मूला आपका कॉम्बिनेशन चैप्टर का, इसीलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, जिसने नहीं किया हो चैप्टर तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ आपके लिए। NCR और NCR-1। देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स सेम है और एक बार r की वैल्यू कुछ भी है और एक बार उससे कम है या उससे ज़्यादा है, एक ही बात है, तो आंसर क्या होता है यहाँ पे, n+1CR। ठीक है, ये चैप्टर का फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब इसमें ऐसा मत सोचो कि हम जिसने नहीं किया कि सर नया फॉर्मूला आ गया, कोई बात नहीं, नया आ गया ना, उस चैप्टर में भी इतना ही है कि ये चैप्टर फॉर्मूला होता है, ये लर्न कर लो। यहाँ पे वही बात है कि फॉर्मूला ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि वो चैप्टर होने के बाद आपके फॉर्मूला टिप्स पे होगा, जिसको लर्न हुआ ना उसी को आता हुआ है फॉर्मूला, तो जिसने नहीं भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। तो देखो अब इसके हिसाब से हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। जब पे कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 2n-1cn प्लस में 2n-1cn-1। यहाँ पे देखो n सेम है और r-1 है, तो क्या आंसर आएगा, n+1। यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे n है उसमें हम +1 कर देंगे, CR, इनमें से कौन सा बड़ा है, n, तो यहाँ पे n आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया, 2n-1 + 1 कैंसिल हो गया, तो 2n-CN, और यही हमारा कोफिशिएंट किसका है, tn+1 का।
और हमें यही प्रूव करना था कि जो इसकी मिड टर्म्स आएंगी ये वाली दोनों, इन दोनों कोफिशिएंट का सम किसके इक्वल है, इसकी मिड टर्म के कोफिशिएंट का इसके इक्वल, वही हमारे यहाँ पे आंसर हो गया। ये हमें प्रूव करना था, समझ गए। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द कोफिशिएंट्स ऑफ 2m प्लस 1 8 टर्म एंड 4m प्लस 5 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 10 आर इक्वल। ये हमारा क्वेश्चन हमने किया था ना, जो 2r प्लस 1 और r प्लस 2 टर्म आई थी, r निकालना था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें m निकालना है, उसी तरह से क्वेश्चन होगा ये। तो पहले निकालते इसकी जनरल टर्म, ठीक है। तो tr प्लस 1 जनरल टर्म क्या हो जाएगी इसकी, ncr, n हमारे पास 10c, r एक कम हो जाता है, 1 की पावर 10 माइनस r 1 ही होता है, इसको लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर 1 ही आएगा। इनटू में क्या हो जाएगा x की पावर r, ठीक है। उसके बाद देखो ये 2m प्लस 1 8 टर्म, t 2m प्लस 1 8 टर्म क्या हो जाएगा 10c, इससे कम हो जाएगा तो यहाँ पे 2m हो जाएगा, इंटू 1 की पावर तो 1 ही होगा, x की पावर ले लो, x की पावर क्या हो जाएगा 2m। उसके बाद निकालनी है कौन सी, 4m प्लस 5 टर्म, तो t 4m प्लस 5 टर्म तो क्या हो जाएगा 10c, 4m प्लस 5 माइनस 1 कर देंगे तो 4 बच जाएगा ना, 4m प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 4m प्लस 4। अब हमें बोल रहा है कि इन कोफिशिएंट आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो क्या होगा 10c2m इज इक्वल टू 10c4m प्लस 4, ठीक है। ये हमें इक्वल है। अब देखो इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो आंसर वहां से भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें काफी लंबा पड़ेगा। एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे है NCR, और n माइनस r हमेशा इक्वल होते हैं। जैसे मान लो 9c3 और 9 माइनस 3 6, ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपको डाउट हो कैसे होंगे तो सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो अब 10c2m, इससे में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला 10c4m प्लस 4 है ना, तो यहाँ क्या लगाएंगे n माइनस r, ये वाला फॉर्मूला n माइनस r यहाँ पे लगाया था ना, n माइनस आया बाहर तो माइनस का 4m माइनस का 4 हो गया, 10c2m इज इक्वल टू 10c, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा ना, 6 माइनस 4m हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ पे ना लगाओ ना, तब भी हमारे पास दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो अब इससे हमारा आंसर निकल रहा है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 10cp इज इक्वल टू 10cq, तो क्या होता है, या तो p इज इक्वल टू क्यू होगा या p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास p प्लस क्यू इज इक्वल टू n पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो p इज इक्वल टू क्यू यहाँ पे हम लेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे तो m हमारे पास इधर प्लस का हो जाएगा 6m इज इक्वल टू 6, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी। देखो इन दोनों प्लस करते हैं, p प्लस क्यू इज इक्वल टू r p, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, माइनस का 2m इज इक्वल टू 10 माइनस 6, वो 4 आ गया। अब वहाँ पे m की वैल्यू नेगेटिव आ गई, ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि r की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या होती है r की वैल्यू, हमेशा 0 से बड़ी या उसके इक्वल और n से छोटी या उसके इक्वल, ठीक है। तो इसलिए ये वाला केस यहाँ पे छोड़ देंगे और हमारे पास m की वैल्यू आपका 1 जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, इफ द कोफिशिएंट ऑफ p प्लस 1 8 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n बी इक्वल टू डेट ऑफ p प्लस 3 8 टर्म, देन शो डेट p इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी इजी है। ये हमारे पास एक्सपेंशन है, एक बार निकाल लेंगे p प्लस 1, एक बार निकालेंगे t p प्लस 3, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है उनके जो हमारे पास कोफिशिएंट आएंगे उनको इक्वल लेके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
तो टी पी प्लस 1 क्या आएगी, देखो एन, एन क्या है 2n, सी आर, आर क्या हो जाएगा पी, इनटू में एक्स की पावर हो जाएगी पी, हमें चाहिए कोफिशिएंट। ऐसे ही फिर टी पी प्लस 3 निकालेंगे टर्म, तो क्या हो जाएगा एन सी, इससे कम हो जाएगा एक, तो पी प्लस 2 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा पी प्लस 2। अब कोफिशिएंट हमारे पास दोनों के आपस में इक्वल हैं, तो क्या हो जाएगा 2n सी पी इज इक्वल टू 2n कॉम्बिनेशन ऑफ p प्लस 2। अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, अगर एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू है तो क्या होता है, तो p इज इक्वल टू क्यू होता है, या p प्लस क्यू इज इक्वल टू एन होता है। ठीक है, तो देखो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो p इज इक्वल टू क्यू में क्या होगा, p इज इक्वल टू p प्लस 2, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, p प्लस 2 इक्वल पॉसिबल होगा नहीं। उसके बाद कौन सा बच गया, p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, आर हमारे पास यहाँ पे कितना है 2n। ठीक है, अब 2p और 2, तो 2 कॉमन ले लो, p प्लस 1 इज इक्वल टू 2n, इससे कैंसिल हो गया, तो p प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई n, तो p की वैल्यू क्या आ गई n माइनस 1, और वही हमें यहाँ पे जो है वो प्रूव करना था कि p इज इक्वल टू क्या होना चाहिए n माइनस 1 होना चाहिए। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब जो है आपका जो चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसको ध्यान से करना। थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर में इसको मानता हूँ, हल्का सा एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आप सब बोर्न इंटेलिजेंट हो, तो इसको आराम से कर लोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।